Hello friends, a very warm welcome to Ansarkari, and in this session again we will be with the same intensity, same clarity and also belief कि आप अपने एग्जाम के लिए, आप अपने जीवन के लक्ष्य के लिए तत्पर हैं और हम भी उसके लिए आपके साथ कमिटेड हैं विद दैट माइंडसेट एंड विद दैट सुप्रीम बिलीफ एंड द फैक्ट दैट जस्टिस मस्ट बी क्विक एंड अनफॉरगिविंग। इसी इसी मोटो को समझते हुए आप बात को समझिए कि इंडिया जब तहव्वुर राणा जैसे की कॉन्स्पिरेटर को यूएस से ले लेती है, तो आप कह सकते हैं उससे गवर्नमेंट को, उसकी स्टेबिलिटी, उसके जो माइंडसेट है, उसका जो पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स है, उन सबसे भी आप लिंक करेंगे। क्योंकि दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर है, कांग्रेस वाज सॉफ्ट ऑन टेरर ड्यूरिंग इट्स रूल फॉर वोट बैंक, ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। साथ में जब मोदी गवर्नमेंट बेनिफिटेड फ्रॉम एफर्ट्स अंडर द यूपीए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन देश, उसके नागरिकों की सुरक्षा वो हर कॉस्ट पे, हर सर्कमस्टेंसेज में, हर सर्कमस्टेंसेज में उसका सेफगार्ड होना चाहिए। ऐसे ही जब पाकिस्तान ये कहता है दैट इट हैज नथिंग टू डू विद तहव्वुर राणा बिकॉज वो एक कैनेडियन सिटीजन है और उसने अपने पाकिस्तानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 20 साल से रिन्यू नहीं की, तो ये कोई पर्सपेक्टिव नहीं माना जाएगा। इससे आप मोरली, इमोशनली, कल्चरली, सोशली आप इससे अलग नहीं हो जाते। एनआईए चीफ सदानंद दाते, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ही वॉज द वन who managed to detain terrorist Ajmal Kasab and Abu Ismail at the Kama hospital for a long time, even after he sustained injuries in a grenade attack. 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर सदानंद दाते बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। ही डिलीवर्ड न्यूज़पेपर्स टू मेक एंड्स मीट, जबकि मदर जो है डोमेस्टिक हेल्प थी। लेकिन आज देखिए आप, इंपॉर्टेंट पोस्ट उन्होंने ली। फर्स्ट कमिश्नर ऑफ मीरा भयंदर वसई वरार, MBVV कमिश्नरेट, जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम ब्रांच मुंबई, डॉक्टरेट किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से नहीं, पुणे यूनिवर्सिटी से। एंड ही ऑल्सो क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एथिक्स में लेके आ सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि जब आप पेपर 1 के जब कुछ एलिमेंट्स को लिखें तो आप कैसे अपने माइंडसेट को दिखाएं। पीएम के फाउंडर एस रामदास, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट शुरू से ना सिर्फ एनडीए बल्कि हम कहेंगे साउदर्न पॉलिटिक्स का रहा है। So PMK founder S. Ramadas on Thursday replaced his son Annu Bani Ramdas as the PMK president, relegating the latter to the post of its working president. Ramdas, 85, declared that he would reclaim full control of the party in the view of Tamil Nadu polls slated for April 2026. और एज देखिए, 85 एज, वी आर टॉकिंग अबाउट द एज 85। ये ड्रामेटिक डेवलपमेंट कुछ घंटे पहले होता है जब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, व्हेन ही इज अराइविंग इन द स्टेट to kick off the BJP's preparation. So relations between the BJP and AIDMK वो एक पर्सपेक्टिव देते हैं। और बीजेपी का जो नेशनल टेम्पलेट है उसके स्टेट यूनिट्स को कैसे वो दर्शाते हैं उसके लिए है। एंड वन कैन से दैट एन एलाई ऑफ बीजेपी लेड एनडीए, PMK's politics center around the one-year community categorized among the most backward classes, which accounts for a sizable number of voters in northern Tamil Nadu and some pockets of the state western parts. लेकिन जो पीएमके की अपनी रिफ्ट है, दैट लाइज इन द जनरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक डिसएग्रीमेंट वेदर टू कंटिन्यू विद एनडीए फोल्ड और रीअलाइन डायरेक्टली विद एआईडीएमके। तो ये अपने आप में इंडियन पॉलिटिक्स जब आप समझते हैं, उसकी जब रीजनल पार्टी से जब आप बात करते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। Beijing is braced for turbulence due to swinging tariffs, but it sees a bigger and more promising story of US hegemonic decline. Comment, ये आंसर आपको अपने आप में खुद लिख के मुझे देना चाहिए कि क्या वाकई बेइजिंग को ये दिखाई दे रहा है कि यूएस का हेजिमोनिक डिक्लाइन होगा। आप क्या मानते हैं? देन when we say here the 10 questions by member of parliament during question hour in parliament, what government's responses reveal, तो ये एक पर्सपेक्टिव है अपोजिशन पार्टीज का, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सेलिब्रेशन है। आप अपनी बातों को रख सकें, आपके वजूद को मौका मिले, सबको सुनना जाना चाहिए, इसके पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं। लाइक हाउ ईडी के बारे में जब पूछा जाता है, देन ऑल्सो गिविंग इट इज गिविंग एन एग्जांपल ऑफ कन्विक्शन, गवर्नमेंट इज सेइंग इट्स एन द कन्विक्शन रेट इज ओनली जस्ट 1%।
जब सेस एंड सरचार्जेस की बात होती है, the government admitted between 2014 to 2025 the revenue for cesses currently being levied has increased by whooping 462%, and surcharges has even seen the sharper rise of 999%, 999% basically. When combined together, it is about 304%. When BJP MP Ghanshyam Tiwari asked about the progress made in the effort to tackle sickle cell anemia, government replied shows that funds allocated to the uh, CSIR, that is Council of Scientific and Industrial Research, under its sickle cell anemia mission were reduced by 60%. Congress member of parliament, when asking about Eklavya schools, the operational status of such Eklavya schools, which are residential in nature and which were established to provide quality education belonging especially to the scheduled tribes, the government admitted that one out of every three Eklavya model is non-functional. Odisha reported maximum number of non-functional schools. फिर अगर हम आगे देखें, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम है, गवर्नमेंट रिप्लाइड स्टीप डिक्लाइन इन द बेनिफिशियरीज. Railway vacancies, when it was asked, then government stated that 92,000 vacancies were notified in 2024, when the majority of posts related to safety. The government also admitted the first stage of recruitment had been completed for less than half of these vacancies. Entrance tests were taking place even when the budget session of parliament was in progress. None of the vacancies had been filled from last 1.5 years. अगर बात करें हम एमजी नरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की, तो गवर्नमेंट एडमिटेड दैट मोर देन 25,000 crore was owed to the various states and UTs. Funds to West Bengal has been suspended since March 9, 2022. West Bengal, Manipur, Lakshadweep and Andaman Nicobar have received no fund under the scheme. When it was asked by the Congress member of parliament about the eligibility of MNREGS workers under the Aadhaar payment bridge system, because the ABPS uses Aadhaar number directly to transfer the wages of MNREGS workers into their Aadhaar linked bank accounts. In its response, government admitted that nearly 30% of all workers were not eligible through ABPS. On the question of cyber crime prevention, government stated that financial assistance to states and UTs for forensic cum training laboratories, hiring junior cyber consultants, training law enforcement, public prosecutor, judicial officers, ये सब के लिए आप कह सकते हैं कोई फंड डिस्पर्स नहीं किया गया उस तरीके से, जीरो फाइनेंशियल असिस्टेंस. जनधन अकाउंट्स के बारे में जब कांग्रेस एमपी ने पूछा, देन आंसर इज दैट देयर आर ओवर, means what I would say, there are more than 1 in 5 जनधन accounts are inactive and 8% of all accounts have no fund at all. तो हमने जो ये 10 बातें की, आपको इन 10 बातों में ये पर्सपेक्टिव देखना है कि सरकार कितनी कोशिश कर रही है, और आप अगर हैं ब्यूरोक्रेसी में तो आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे कर पाते हैं, और दूसरा, कैसे सरकार की तरफ बिना अपीज किए आप इन बातों को क्रिटिकली जस्टिफाई कर सकते हैं. डू राइट बैक, दैट इज एन असाइनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. अगर बात करते हैं कि क्या कहा पीयूष गोयल जी ने अबाउट इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम बीइंग लेस फोकस ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी देन दैट ऑफ चाइना. अब इसमें क्या उसमें क्या गलत बात कही कि सही कही? दूसरा, क्या ये गैप क्लोज हो सकता है? यहाँ पर दो बातें की गई है. पहला, कि जो प्रॉस्पेरिटी है वो एबिलिटी टू डिलीवर बोथ ग्रोसरीज टू होम एंड सैटेलाइट टू ऑर्बिट, ऐसा पवन कुमार चंदना जी का कहना है, जो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं स्काई रूट एरोस्पेस की जो है. दूसरा जो है, डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट यानी फॉर्मर कंट्री हेड ऑफ जनरल डायनेमिक्स Subimal Bhattacharya, he is saying that massive government investment is required, education reforms are required, risk-taking culture is required, long hand holding is required. We believe in hand holding. We practice that through our mentorship program. रिस्क टेकिंग कल्चर भी हमारे पास है. फाइनेंशियल का भी रिस्क नहीं होता, उसके अलावा आप जिंदगी में जो कर रहे हैं वो रिस्क है. तो द क्वेश्चन इज दैट हियर दे आर गिविंग एन ब्रॉड आउटलाइन कि कैसे 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक लॉन्च किया, फर्स्ट ह्यूमन मेड सैटेलाइट इन ऑर्बिट. It jolted the US into action. President Dwight Eisenhower called on American industries and institutions to prepare for stern demands of an era of scientific exploration. तो ये आप भी अपने ऐसे में शुरू कर सकते हैं. एआई, ह्यूमनॉइड रोबोट्स की बात कर रहे हैं, फ्यूजन टेक्नोलॉजी, फ्लाइंग टैक्सी, सबकी बात हो रही है, लेकिन क्या उसको वाकई रियलिटी में हम लेके आ पाएंगे? और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो डीप टेक स्टार्टअप्स की जो शॉर्टेज है, या जो वो जो बजवर्ड नहीं है अपने आप में, बल्कि वो एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू का इंडिकेटर है, वो क्या इंडिया में हो पा रहा है? हम जो है अचीवमेंट, जैसे जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, रॉकेट बूस्टर बीइंग कॉट इन मिड एयर बाय मैकेनिकल चॉपस्टिक्स, और ए सीमिंगली सिंपल चैटबॉट दैट कैन प्रोड्यूस कोड, poems and complete business proposal, a miraculous drug that can tackle everything from obesity to depression. तो इस मामले में चाइना और यूएस, दे आर द वर्ल्ड लीडर्स. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, चाइना ने 38,000 जनरेटिव एआई पेटेंट दिए हैं 2014 और 23 के बीच में, 6 टाइम मोर देन यूएस. आप सोचिए, 38,000.
यूएस, यूके, जर्मनी, जापान स्पेंड 3% ऑफ द जीडीपी इन आर&डी, हमने पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं हम। चाइना एलोकेट्स 2.68%, इंडिया स्पेंड्स अंडर 1%। लेकिन फिर भी हमने जो अचीव किया वो कम नहीं। हमारे यहाँ ऑडेशियस एंटरप्रेन्योर्स आर बिल्डिंग स्पेस लॉन्च व्हीकल, स्काई रूट, अग्निकुल, ये जो नाम दिए हैं, सरला, ई प्लेन, ब्लू जे, रोबोटिक्स में भी एग्जांपल दिया, सैटेलाइट से, सारे एग्जांपल आपको नोट कर लेने हैं। जीन एडिटिंग सॉल्यूशंस की बात है, सेमीकंडक्टर्स की बात है, क्वांटम सॉल्यूशंस की बात है, डिफेंस टेक्नोलॉजीज की बात है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस की बात है। तो अप्रोच देखिए आप, बोल्ड बेट्स हैं वो। स्काई मूव्स फर्स्ट रॉकेट लॉन्च इन 2022, विक्रम एस ओपन प्राइवेट स्पेस लॉन्चेज इन इंडिया, सिमिलर शिफ्ट इज प्लेइंग आउट इन इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी, electric and urban mobility sectors. Deep tech innovations like Gen AI could add 1 trillion to India's GDP by financial year 30. Please make a note. Very important. Amitabh Kant had noted that cascading effect to these technologies would be critical for India becoming a developed country. I agree. Definitely. हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ऐसा कहना है. Deep tech is just not an economic driver. It is also critical for self-reliance. So gaps तो हैं. Longer than venture capital timelines allow for a creating long gestation conundrum. आपको पैसा देर से मिलेगा, आपको पैसा टाइम पे नहीं मिलेगा, आपको पैसा जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, और उसका उसकी कॉस्ट भी ज्यादा हो। दूसरा एग्जांपल है लॉन्ग जेस्टेशन कॉन्डोम की जो बात है, उसके अलावा हमारे यहाँ इंडिया के टैलेंट का पैराडॉक्स है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बहुत थोड़े ऐसे हाई वर्ल्ड क्लास प्रॉब्लम सॉल्वर इंजीनियर्स हैं जो फ्रंट लाइन में हैं। बहुत सारे यूएस चले गए, इधर उधर हो गए, देश के लिए नहीं किया। यूएस इज फैसिलिटेटिंग यूएस 500 बिलियन एआई इन इनिशिएटिव्स कॉल्ड स्टारगेट। फ्रांस भी 112 मिलियन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहा है। चाइना ने तो ऑलरेडी कर ही दिया है जब डीप सीक की बात करते हो। इंडिया भी स्ट्रैटेजिक और फाउंडेशनल स्ट्राइड कर रहा है। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन जिसमें हमने 76,000 करोड़ को लगाने की बात की है फैब कैपेसिटी की, वो अपने आप में प्लस पॉइंट है। तो कितने अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पर, कितने यूपीएससी एक एस्से और आंसर की तरह यहाँ पर बात की गई है। आपको इस लेवल पे लिखना पड़ेगा, आपको भी लिखना पड़ेगा, लिखवाया जाएगा, तभी आप सक्सेस पाओगे। So the point is these initiatives are sending a strong signal to the private investment ecosystem कि इंडिया कमिटेड है लॉन्ग टर्म के लिए, आप पैसा लगाइए, जुड़िए और आगे बढ़िए। और इंडिया इंडिया के लिए नहीं, वो अफ्रीका के लिए भी होगा, सबके लिए भी होगा। इंडिया इंडिया हैज अंडरटेकन सिग्निफिकेंट पॉलिसी रिफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें क्या क्या है? इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, लिबरलाइज ड्रोन रूल्स 2024, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी एनडीटीपी एनडीटीएसपी ड्राफ्ट 2023, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन पॉलिसी 2024। ये सब यहाँ सामने लिखे हुए हैं, आपको नोट करने चाहिए। एनडीटीएसपी का फोकस स्टेम एजुकेशन और ट्रेनिंग पॉसिबिलिटीज बढ़ाने के लिए। इंडिया को ऑल्सो टेक अ लीफ आउट ऑफ प्लेबुक यूएस फेडरल इंस्टीट्यूट्स लाइक डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी एंड नासा यूज्ड टू encourage bold innovations. India's deep tech program shouldn't be seen as either or proposition. Quick commerce and other consumer tech innovations वो भी कल्चर में चेंज लेके आए। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हम ग्रोसरी भी घरों में लेके आए, सैटेलाइट भी लेके आ पाए। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे नहीं है। तो ये जो मंत्री जी ने कहा उसका उन्होंने, पवन कुमार चांदना जी ने किस तरीके से उसको रिबफ भी नहीं किया और उसको पुटअप कर दिया पर्सपेक्टिव में। ऐसे ही आपके पीयूष गोयल जी की बात के ऊपर जब आप स्टार्टअप महाकुंभ के सेकंड एडिशन में जो हमने बात की, तो गोयल साहब ने कहा कि वही बात है कि हमें ईवीएम, हमें सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स करने चाहिए। हम फूड डिलीवरी ऐप्स के पीछे पड़े हुए हैं, क्विक कॉमर्स के पीछे पड़े हुए हैं, फैंसी आइसक्रीम और कुकीज। अब लेकिन ये रियलिटी तो है, बात सही है। जैसा अभी हमने बात की, ग्लोबल लीडर बनने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। 2040 में विकसित भारत कैसे बनेंगे? इनोवेशन यहाँ पे स्टैग्नेटिंग है, उसके ऊपर वजन है, लोग अपना पेट भरना चाहते हैं। और ओपन एआई और डीप सीक जैसे, उसके लिए तो आपको बहुत ही ज्यादा पैशनेट अप्रोच चाहिए, वो नहीं है। 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 11 नंबर पे है, और चाइना 11 नंबर पे, इंडिया 39 नंबर पे है। तो अभी हमने अभी ऑलरेडी उसकी बात की। लेकिन इनोवेशन फॉल्टरिंग क्यों? इकोसिस्टम, पहली बात तो रॉबस्ट सपोर्ट मिलता ही नहीं है, हाई रिस्क है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, डीप टेक वेंचर्स है, कोई करता ही नहीं है। इन इंडिया द मेड इन चाइना 2025 इनिशिएटिव पोर्ट बिलियंस इनटू स्ट्रेटेजिक सेक्टर, टैक्स ब्रेक भी दिए, आर&डी इंसेंटिव भी दिए। इंडियाज एफर्ट सच एज रुपीज 1000 करोड़, 10,000 करोड़ इंडिया ए मिशन और फंड्स ऑफ फंड्स डीप टेक उसके मुकाबले कम है, जो अभी उसका दूसरा पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। एजुकेशन और रिसर्च लैग कर रहा है। तो वहां हमने पढ़ा नेगेटिविटी में ही पॉजिटिविटी। यहाँ पर क्या है, वो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जो आपको दिखा रहे हैं, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, इनको बदलो। तो इंडिया कैन नॉट कम्पीट विद यूएस एंड यूएस एंड चाइना विद दिस माइंडसेट। तो सक्सेस रेट रियली ट्रांसलेट बैक होम। रेड टेपिज्म है, रिस्क अवर्स इन्वेस्टमेंट कल्चर है, स्पेंडिंग ऑन आर&डी बाई कंपनीज वो भी कम है। मेक इन इंडिया को आप देख लो, और वीसी यानी वेंचर कैपिटल की बात की उन्होंने। लेकिन इंडिया ने कुछ जगह तो राइज किया है, जैसे दिगांतर का एग्जाम्पल दिया।
अभी वहां पे भी हमने साइड वाले आर्टिकल में भी हमने यही बात की थी, स्काई रूट एरोस्पेस की, अग्निकुल कॉस्मोस की, पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर पेटीएम एंड फोन पे आ गए। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स की भी बात की। इंडिया में 4,000 डीप टेक स्टार्टअप्स हैं, 78% increase. This is heartening because many gaps and move forward in areas of which are offering opportunities. With AI as fulcrum for the significant and incremental jump to look at areas in medical science, smart manufacturing, cyber security, defense technology, climate avenue, इवन कंप्यूटिंग, ये सब वर्ड आपको नोट करने चाहिए कि हाँ ये एरियाज है। तो इंडिया ग्लोबल पावर बनेगा। और वेकअप कॉल तो क्या है, दुकानदारी से आगे हमें फाउंडेशन इनोवेशन में जाना होगा। तो आप यही कह सकते हैं। आप दो, आपसे मैं पूछूंगा कि पवन चंदना और सुगमिवल भट्टाचार्य जी, किन के आइडियाज को आप कैसे समराइज करके पुटअप करेंगे और आपका व्यू क्या है? अगेन, अब कोऑपरेटिव सेक्टर की हम कई बार बात करते हैं, तो झारखंड का यहाँ पे एग्जांपल है। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव जो बैंक की स्टोरी यहाँ पे दी है कि झारखंड कैसे, झारखंड के विलेजेस का फाइनेंशियल मेकओवर हुआ। तो यहाँ एग्जांपल दिया है कि कैसे वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे लैंप्स नाम दिया है, लैंप्स है, और दूसरा जो है आपका पीएसीएस है। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। तो इन दोनों ने ऑब्वियसली 3 लाख से ज्यादा लोग जिनको अभी फाइनेंशियली जो इंक्लूडेड नहीं थे उनको जोड़ा गया। 1800 से ज्यादा यूथ और बिजनेस करो, यूथ को बिजनेस करस्पॉन्डेंट बनाया गया। सेविंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रूरल हाउस होल्ड्स में रोकी गई। तो आप ये सारी चीजें, जैसे जो ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स को देने की बात है, और झारखंड ने जब फाइनेंशियल इंक्लूजन सोच लिया कि करना ही है, तो उस पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं कि अपने आप में ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। और आपका जो पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई जो ये स्कीम्स हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, ये भी अपने आप में रास्ता दिखाने के लिए हमारे लिए काफी है। क्योंकि नाबार्ड का रोल तो बड़े लेवल के ऊपर आता है, नाबार्ड कर ही रहा है, आरबीआई भी अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जो स्ट्रैटेजिक ओवरहॉलिंग है, ये जैसे अभी हमने ऊपर बात की, जैसे झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, वो जब अपने आप में रिवर्स होके आगे आया, तो ये सारी चीजें अपने आप में हुई हैं। और ये चीजें ये भी दर्शाती हैं कि वक्त पड़ने पर यदि हम सही डिसीजंस लें, तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो या बाकी जो फंडामेंटल जो फैक्टर्स हैं वो टर्न अराउंड हो जाते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। फिर वही बात है, कोल को क्रिटिकल मिनरल तो था ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे, लेकिन अभी भी उसको क्रिटिकल मिनरल इसलिए बोलना चाहता है यूएस, बिकॉज वो किसी भी तरह के रेड, किसी भी तरह की जो मैंडेटरी यूज ऑफ एमिशंस कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, वो इसको हटाकर अमेरिका में कोल इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाहते हैं। इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कोल और थर्मल पावर बढ़ा है प्राइमरी टू आवर एनर्जी नीड्स, आवर ग्रिड और बाकी जो हमारी कंजम्पशन है। लेकिन ट्रम्प उसको मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल के लिए करना चाहते हैं, स्टील फैक्चरिंग के लिए करना चाहते हैं। और उसी लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए जो हमें बिजली चाहिए, जो हमें पावर चाहिए, इसलिए कोल को उन्होंने क्रिटिकल मिनरल बोला। यानी कि उसके जो एक्सट्रैक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको मौका दिया जाएगा। कोकिंग कोल, उसको भी वैल्यू दी जाएगी और ज्यादा। यानी जो एनर्जी चेंज और जो ग्रीन एनर्जी और जो एमिशन वाला फैक्टर है, उसको यूएस जो है वो उसको हटाएगा। यूएस का एक और एलिमेंट होता है कि यूएस किसी चीज को क्रिटिकल जब बोलता है जब वो एसेंशियल रोल प्ले करती है, जिसकी सप्लाई ना होने से बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। तो क्रिटिकल मिनरल अगर वो ऐसा करते हैं, तो ये अपने आप में एक फैक्टर होगा यूएस के लिए। यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी कोल को क्रिटिकल मिनरल मानते हैं। इंडिया भी जो है वो, ऑब्वियसली इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट, और हमारी सप्लाई चेन वैसे चली रही है। जो हमने कल भी चर्चा की थी कि एनबीएफसीज में बोर्ड लेवल कंट्रोल्स ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए, एसेट लायबिलिटी मिसमैच नहीं होना चाहिए। नेचर और टेन्योर ऑफ फंडिंग सोर्सेस, क्या नेचर है, किस पर्पस से है, और टेन्योर कितने समय के लिए है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिस्क जो है वो सब पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम के ऊपर आप फाइनेंशियल एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए, जो कि हो रहा है। तो इसीलिए रिटेल लोन्स एनबीएफसी के चीपर होंगे। अब तो आपके शाहरुख खान जैसे भी फोन पे गोल्ड लोन लीजिए, तो ये वही उसी का एक रूप है। गोल्ड लोन तो लीजिए, पर किस कॉस्ट पे लीजिए, और क्या वाकई वो सुटेबल है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये वाले जो मोरल, एथिकल और जो फंडामेंटल फैक्टर्स है, उनको एनबीएफसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं। तो बेनिफिट होना चाहिए, लोन टाइप सस्ता होना चाहिए, बाकी आपको पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। व्हीकल फाइनेंशियल ब्रेस फॉर अ स्लगिश, बिल्कुल सही बात है।
स्लगिश होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मिस मैनेजमेंट यूएस की तरफ से हो रहा है, और कोर लैंडिंग सेगमेंट जो ये कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स के हैं, वो नेचुरली फिर अब कम ग्रो करेंगे। जब पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल कम ग्रो करेंगे तो स्लगिश डाउन तो आएगा ही आएगा। पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स ग्रोथ करेंगे, लेकिन ग्रोथ बहुत थोड़ी होगी। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट अकाउंट फॉर 60% ऑफ द व्हीकल फाइनेंसिंग जब आप एनबीएफसी की बात करते हो। जब ग्रोथ ही थोड़ी होगी तो लोन भी थोड़ा होगा, लोन थोड़ा होगा तो इकॉनमी थोड़ी चलेगी। अब हमने ऊपर जब कोल को क्रिटिकल मिनरल माना, और ऑब्वियसली क्रिटिकल एनिमल तो इंडिया हुआ, लेकिन मिनरल हम उसी को कहेंगे। अब फिर से वही ये चर्चा हमने पहले भी की है, जो मिस्टर दास गुप्ता इज स्पीकिंग अबाउट, कि कैसे लार्ज हाइड्रो पावर जब हमारी ग्रो हुई है 1600 मेगावाट 2002 से लेके 1,65,000 मेगावाट 2025 में। लिख लीजिए इसको साइड में, ये मस्ट बी देयर इन योर माइंड ऑल द टाइम्स। अब जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वो भी बढ़ गई। हम स्मॉल बेस से बड़े लेवल पे चले गए, लेकिन क्या हम और एग्रेसिव हो सकते हैं? क्या हम इतने एग्रेसिव होंगे कि पावर सेक्टर जब 40% ऑफ द जी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को देखता है, तो डीकार्बोनाइजेशन हम कैसे करें पावर सेक्टर? तो यहाँ पे उसी का एग्जाम्पल दिया गया है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मॉडल जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने एस्टिमेट करके बनाया, हमारी जो एनर्जी डिमांड होगी 2930 में, वो होगी आपकी 292 गीगावाट ऑफ सोलर एक्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। साथ में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात भी की कि इतना कॉस्ट कम होना चाहिए, कोल न्यूक्लियर हाइड्रो सबके कॉस्ट कम आने चाहिए। लेकिन हमने थोड़े दिन पहले ही चर्चा की थी, हमारे पास स्टोरेज बैटरी थी नहीं, हमारे पास स्टोरेज सिस्टम ही नहीं। सोलर कैपेसिटी 102 गीगावाट है, यानी कि हम 40 गीगावाट हर साल ऐड करते जाएंगे तो हम टारगेटेड कैपेसिटी तक पहुंच जाएंगे। हमने 10 साल में जो अचीव किया है, इट इज ओनली एवरेज ऑफ 9 गीगावाट एनुअली। तभी 9 × 10 90, 102 गीगावाट की जो हम बात कर रहे हैं। और इसी बीच में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 7% एनुअली बढ़ी। अच्छा इन्होंने समझाया है। सो सीईए ने बोला कि हम 270 गीगावाट हमें चाहिए होगा। अब हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी की ग्रोथ है वो थोड़ी है, इसीलिए हमें कोल जनरेशन को फोकस करना पड़ेगा। कोल जनरेशन कोल जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी अगर होगी, एनर्जी बढ़ेगी, तो उसके लिए कोल भी बाहर से आएगा। और कोल बेस्ड यूनिट जो है वो, जब हम सोच रहे थे उनके पावर परचेजिंग एग्रीमेंट से जो भी हमने सिस्टम बनाया, तो उसको भी और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इज, चाइना ने तो ऐसा कर लिया, लेकिन इंडिया का गैप ज्यादा है। हमें जो है, हम कहते हैं कि हमारे इंडिया के पास फिफ्थ लार्जेस्ट सोलर कैपेसिटी है वर्ल्ड में, लेकिन गैप कितना है इंडिया और चाइना के बीच में? तो 500 गीगावाट का गैप। 9 गीगावाट एनुअल कैपेसिटी हमने हर साल जोड़ी, चाइना तो 70 गीगावाट जोड़ रहा है। तो ये एक अच्छा कंपैरिजन है। और सरकार ने 2023 में डिसाइड किया कि 50 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी वुड बी बिड एवरी ईयर अंटिल 2028, ताकि नंबर बढ़े और हमारे पास 50 गीगावाट, 500 गीगावाट हमारा 2030 में हो जाए। लेकिन लास्ट 2 सालों में अगर आप देखोगे, तो ड्यू डिलीजेंस को अगर हम देखें, अगर हम वर्क को देखें, तो उसमें गड़बड़ हुई। और 40 गीगावाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टैंडर्ड है, क्योंकि उनका कोई टेकर्स ही नहीं है। पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो रुके हुए हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो डिसइंटरेस्टेड है, तो साइकिल ही पूरी नहीं घूम पा रही है। इसका मतलब ये है कि हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी की जहां तक बात है, वी हैव ए प्रॉब्लम। और हम पॉलिसीज को जब तक रिन्यूएबल कैपेसिटी और बाकी जो उसका कॉस्ट, उसके हिसाब से हम उसको स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, और बाकी हम एलिमेंट्स को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी को जो भी हम बात करेंगे 2030 तक इतना हो जाए, 50 तक इतना हो जाए, सोलर कैपेसिटी इतनी बढ़ जाए और हाइड्रो इतनी बढ़ जाए और कोल का कम हो जाए, कैसे होगा? बेसिक कस्टम ड्यूटी की बात है, और मॉडल्स और मैन्युफैक्चरर्स की बात है। और इंडिया जो है वो 2070 तक अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई हम नेट जीरो होना है क्लाइमेट चेंज के लिए, सारा वर्ल्ड जब साथ में बात करेगा तब हो पाएगा। तो क्लाइमेट चेंज इज नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल बॉर्डर, जैसा इन्होंने कहा। अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो क्यूमुलेटिव इमिटर है वो पेरिस एग्रीमेंट छोड़ सकता है, तो बाकी क्यों पेन लें बाकी लोग? अगर डेवलप कंट्री स्टबन है, वो कोई ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो हम क्यों करें? स्मॉल आइलैंड स्टेट्स जो है वो असिस्टेंस के लिए देख रहे हैं, कौन उनको सपोर्ट करेगा? यूएनएफसीसीसी फाइट करने के लिए क्लाइमेट चेंज बनाया गया था, डेवलपमेंट ने हाथ जोड़ लिए, रिसोर्सेज ट्रांसफर करेंगे नहीं, इससे शेमफुल और क्या होगा? इसलिए हर कंट्री को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा इन्होंने बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट से बताया। इससे हम कुछ एलिमेंट्स ले सकते हैं,
और आप ये भी देखेंगे कि इंडिया ने इस डायरेक्शन में क्या किया। तो मैं यही कहूंगा, सोलर एनर्जी देखिए, हाइडल पावर देखिए, नेशनल हाइड्रोजन मिशन को देखिए, और जो यहाँ पे इन्होंने बात की जो एनर्जी कैपेसिटी क्रिएट करने की, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी, वो हम कैसे करेंगे, इस पर आप सोचेंगे तो आपको बहुत सारे एलिमेंट दिखाई देंगे। अब उसी का दूसरा पहलू है स्मार्ट सिटीज। अब हम बात तो करते हैं, सिटी नीड्स ए प्लेस इन आवर इकोनॉमिक्स। अरे मैं तो कहता हूं कि हमारा इकोनॉमिक्स सिटी में है और सिटीज में इकोनॉमिक्स, रूरल और अर्बन दोनों की अगर बात की जाए। बेटर आर्टिकुलेट एंड अंडरस्कोर इकोनॉमिक रोल ऑफ सिटीज। ऑलरेडी है वो, आप चाहे ना चाहे हर कोने पे छोले भटूरे मिल रहे हैं, कहीं टिक्की मिल रही है, कहीं पर जो है चने बिक रहे हैं, दारू की दुकान के बाहर भी कुछ बिक रहा है, और उसके बाद कहीं पॉपकॉर्न बिक रहे हैं, कहीं गोलगप्पे बिक रहे हैं। हाँ, लो पेइंग है, लो वेज है, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, लेकिन फिर भी सबका काम चल रहा है। तो आप इसको अचानक से कैसे दूर करेंगे? अब ये कहते हैं कि कानपुर, कोरोमंगला, आसनसोल, अहमदाबाद, गुंटूर, गुड़गांव, टॉप इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ यस्टरडे हैव सीन देयर प्रॉस्पेरिटी इरोड सिग्निफिकेंटली। ऐसा कहना है इनका गुड़गांव के बारे में भी, बाकी तो आप लोग खुद बताएंगे। यानी डाइवर्जेंसेस जो इंडस्ट्रियल बेसिस के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल फॉर्मेशन जो ठीक से नहीं हुआ, पॉलिटिकल टेम्पर कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन 1988 की जो रिपोर्ट है, जिसको सिटीज को हीरोइक इंजन ऑफ ग्रोथ का, हमारे तो डबल इंजन की बात होती है, हमारे तो स्मार्ट सिटी की बात होती है। इंदौर की मैंने चर्चा की थी, जहां हमारी एक स्टूडेंट आईएएस ऑफिसर, जिसकी हमने बात भी की थी, शी वॉज ऑल्सो हैविंग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। दूसरा हमने बात की थी आगरा की, मैंने 2-4 दिन पहले चर्चा की थी स्मार्ट सिटी के कॉन्टेक्स्ट में। तमिलनाडु को हमने मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर, स्मार्ट सिटी के तौर पे देखने की बात की, रूरल एरियाज को खत्म करने की बात नहीं की। कुछ ने ये बोला है कि रूरल एरियाज को सिटी में बना दो, लेकिन कुछ का कहना है रूरल में ही अगर सारी फैसिलिटीज आ जाए तो सिटी अपने आप में उसका एक कॉम्प्लीमेंट होगा। कैरिंग कैपेसिटी कैसे आप बढ़ाओगे? इंदौर है, इंदौर इंडस्ट्रियल सिटी बना, इंदौर मध्य प्रदेश का हार्ट है उस मामले में, लेकिन क्या वाकई लोकल एम्प्लॉयमेंट और क्या वाकई पुअरेस्ट टू पुअर सेक्शन को वो स्पॉन्ज मिला? क्वेश्चन ये है। रेगुलेशंस और स्टैट्यूटरी पावर जो सिटी गवर्नमेंट की हैं, वो स्टेट वाइड और इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रमोशन पॉलिसीज तो हमें हिमाचल ने अब क्या कर लिया, उत्तराखंड अगर अभी क्या कर रहा है, आप देखिए। होटल है वहां पर, टूरिज्म इंडस्ट्रीज है, तो क्या एकदम सी चेंज आया। हिमाचल वो और देवभूमि जो उत्तराखंड में होम स्टे से लेकर बाकी चीजों की बात है, तो हमें देखना पड़ेगा। अर्बन प्लानिंग हमारे यहाँ एक तरीके से एक मल्टी सेक्टोरल और मल्टी अलाइंड प्रोसेस है। टेलर इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी एक्शन, ये सब बात बोल रहे हैं। आर्टिकल 243W इंसर्टेड बाय द 74 अमेंडमेंट, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। अरे ये तो करने की बात ही है, लेकिन वो करेंगे स्ट्रीट वेंडिंग के थ्रू करेंगे, सबको अपना मकान देके करोगे। धारावी के लोगों को हटा दिया वहां से और वो 50,000 लोगों को कूड़े के बगल में रख दिया। आप बात समझिए प्रैक्टिकली कैसे होगा। और फिर सब एक ब्रेन बीएमसी किसी को कुछ बोलेगी, उसके बाद जो स्टेट ने जो स्पेशल बॉडी है उसके लिए वो कुछ और बोलेगा, और अदानी ग्रुप कुछ और बोलेगा, लेकिन वही ये जीवन चल रहा है। तो ये कहानी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। नोएडा का ग्रेटर नोएडा बन गया, लेकिन ग्रेटर नोएडा बनने के बाद क्या लॉ एंड ऑर्डर, क्या जो आम आदमी जो उसके अगल बगल में है, क्या उसकी लाइफ में डिग्निफाइड आया? स्मार्ट सिटी मिशन क्या आप करवा पाई? तो ये सोचने वाली बात है। अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क रिपोर्ट ऑफ द हाई लेवल कमिटी ऑन अर्बन प्लानिंग। इकोनॉमिक रोल फॉर सिटीज तो हमारे यहाँ है ही, मैं इस बात को कहूंगा। हमारे यहाँ पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात थी, और उसके बाद हम कई सिटीज को हम वो मानते हैं कि सिटीज इस चीज के लिए फेमस है, यहाँ पर ये होता है, तो वो चीजें हमारे यहाँ है ही। हम अमेरिका नहीं बन सकते, हमें अपने टाइप का अर्बनाइजेशन चाहिए, और हमें अर्बनाइजेशन अपने टाइप का इंडियनाइज अर्बनाइजेशन से ही हमारा कुछ हो सकता है। क्योंकि ऐसा ज्योतिबा फुले जी का भी कहना है, क्योंकि वो ये मानते थे कि अंग्रेज आए, कॉलोनियलिज्म तो है, लेकिन उससे बड़ा खतरा इस बात का है जो हमारे ऊपर ब्राह्मणवाद बैठा हुआ, हमारे ऊपर जो इतनी सारी सारी कम्युनिटीज बैठी हुई, और हमें हमारे ऊपर जो इतना अत्याचार किया जाता है, हमारा जो इतना हमारे को जो इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है, हमारे को जो इंसान नहीं माना जाता, डिग्निटी नहीं दी जाती। तो मैं तो अंग्रेजों का आना एक बहुत बड़ा शुभ मानता हूँ। ऐसा महान समाजसेवी, विचारक, दार्शनिक ज्योतिबा फुले साहब का कहना था, जिन्होंने इशारा पैम्पलेट में किसानों को, शेड्यूल कास्ट और जो लोअर मार्जिनल सेक्शन के पेजेंट्स हैं उनको मोटिवेट किया, शेड्यूल कास्ट को। दूसरा, उन्होंने गुलामगिरी गुलामगिरी नाम से किताब लिखी। तीसरा, उन्होंने सत्य शोधक समाज, यानी सत्य क्या है उसको शोध करो, और उसको सत्य को शोध करके हमें समाज को बदलना है। क्या हम वाकई ऐसा कर पा रहे हैं? तो ये सोचने वाली बात है। ईयूज अटेम्प्ट टू स्लैश कम्बरसम प्राइवेसी रिजीम हैज लेसन्स फॉर इंडिया, ऐसा मेघना बाल जी का कहना है, डायरेक्टर ऑफ एशिया सेंटर, ए टेक पॉलिसी फोकस थिंक टैंक। सो द पॉइंट इज दैट इट इज एन इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। ईयू जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जीडीपीआर पीटी में आ जाएगा।
तो मोस्ट फेमस प्राइवेसी रेगुलेशन है ये। प्राइवेसी लॉज लाइक जीडीपीआर गवर्न्स कंपनीज बिजनेस कैसे करेंगी, और लॉ कैसे इनेक्ट किया जाएगा, और पर्सनल डेटा हैंडल कैसे हो। इंडिया भी अपना, हम रोज बात करते हैं डीपीडीपी एक्ट जो आ रहा है हमारा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो लेकिन अब ईयू जो है उसको रिवाइज करना चाह रहा है, क्योंकि वो कम्बरसम हो गया, कॉस्टली हो जाता है बहुत ज्यादा उसको कंप्लायंस करने में। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने किया कि 75% बिजनेस स्टिल हैड टू पुट इन हाई टू एक्सट्रीम एफर्ट्स टू कंप्लाई विद द लॉ। अब लॉ तो ऐसा होना चाहिए ना जो इजीली हो। तो इसीलिए इंडिया के रिजर्वेशन हैं जीडीपीआर मॉडल के साथ, कुछ चीजें हम ले लेंगे, लेकिन जीडीपीआर जो है वो, अगर इंडिया के कुछ, जैसे पहले चंद्रशेखर सर का, मिनिस्टर का कहना था कि वो इनोवेशन नहीं है, इनोवेशन फ्रेंडली नहीं है, वो थोड़ा एब्सोल्यूटिस्ट है, वो ज्यादा फोर्सफुल है, वो ज्यादा एक वन वे है, प्रेशर डालता है। तो हमारा जो एक्ट है वो जीडीपीआर से डिफर करता है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इट इज मोस्टली इन वेज दैट मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट, लेस क्लियर, हार्डर टू इम्प्लीमेंट। जैसे अब हमारे यहाँ लेजिटिमेट इंटरेस्ट को ओमिट कर दिया, क्योंकि आप इट इज ओमिटिंग द फैक्ट ऑफ लेजिटिमेट इंटरेस्ट एज ए लीगल बेसिस फॉर प्रोसेसिंग डेटा विदाउट यूजर कंसेंट। यूजर कंसेंट के बिना आप कह सकते हैं कि चीजों की शुरुआत अगर अपने हिसाब से कर देते तो कैसे होगा। लेजिटिमेट इंटरेस्ट, लेजिटिमेट इंटरेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। आप जब तक यूजर से पूछेंगे नहीं, यूजर की कंसेंट ही नहीं होगी, लेकिन आप लेजिटिमेट इंटरेस्ट बोलकर अगर आप उसे पहले ही कर लेते हैं, जैसे फ्रॉड प्रिवेंशन है, सिस्टम सिक्योरिटी है, मार्केटिंग है, विदाउट ट्रबलिंग द यूजर्स फॉर कंसेंट ईच टाइम। इन द यूरोपियन यूनियन जर्नलिस्ट, आप कह सकते हैं जर्नलिस्ट, even journalists will have to rely on legitimate interest to access records for investigating, any reporting or financial crimes and so that. So most data privacy laws, GDPR recognize legitimate interest as legal ground to avoid unnecessarily inconveniencing business and consumers. और इससे इंटीग्रिटी भी रहती है ऑनलाइन सिस्टम की। जबकि डीपीडीपी एक्ट वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा लेजिटिमेट इंटरेस्ट एज ए लीगल बेसिस फॉर डेटा प्रोसेसिंग एवरी टाइम ए बिजनेस वांट टू नोटिफाई ए कस्टमर अबाउट न्यू ऑफर और अपडेट द सिक्योरिटी सेटिंग्स, इट विल हैव टू सीक देयर कंसेंट। तो कंज्यूमर के पास होगा क्या, दुनिया भर का कंसेंट का वो आ जाएगा, नोटिस आ जाएंगे। अगर बिना पूछे भी हर बार करते हैं तो दिक्कत है, खूब बार पूछते हैं तो दिक्कत है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि एक इवॉल्विंग प्रोसेस। डीपीडीपीए ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्चुअल नेसेसिटी एज ए लीगल बेसिस फॉर प्रोसेसिंग डेटा विदाउट यूजर कंसेंट, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू फुलफिल डिजिटल ट्रांजेक्शन और सर्विसेज दैट इन्वॉल्व थर्ड पार्टीज। अब ए वांट्स टू सेंड गिफ्ट टू बी, ए ने बी का नाम दिया, एड्रेस दिया, फोन नंबर दिया, कंपनी को दिया, लेकिन बीएचएल सब कुछ भी नहीं कर पाएगा बिकॉज इट डज नॉट हैव द बीज कंसेंट टू प्रोसेस हर डेटा। अब कंपनी जो है वो बी से पूछ भी नहीं पाएगी, बिकॉज उसके अंदर बी की पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, और कंपनी ऐसा बिना बी के पर्सनल इंफॉर्म बिना मतलब किए कर नहीं सकती, बिना उसकी कंसेंट के। So the omission of contractual necessity will bring any business dealing with personal data of a third party to a virtual standstill. ये एक इन्होंने पॉइंट दिया। India needs to take a leaf out of EU's book, streamline DPDPA to better serve consumer and business interests. India must amend जिससे वो contractual necessity और legitimate interest as legal basis of processing data without consent लेकर आए। Without such course correction हमें इसको करने में दिक्कत होगी। तो ये एक बात है। तो बात वही है कि आप बिना पूछे पूरा कर दें, वो तो हो ही नहीं सकता, उसी से तो बचना है, लेकिन आप कितना करेंगे ये एक बात है। स्क्यूड सेक्स रेशियो हरियाणा में हमेशा से रहा है। मदर्स टू गर्ल्स, 62,000 प्रेग्नेंट वुमेन गेट कॉल्स आस्किंग देम नॉट टू गो फॉर जेंडर टेस्ट। तो ये अपने आप में एक इनिशिएटिव, ये अपने आप में पॉजिटिव कैंपेन है, ये अपने आप में इनोवेटिव कैंपेन है, क्योंकि 910 लड़कियां हैं और 1,000 लड़के हैं 2024 की, अगर आप सेक्स रेशियो की बात करो, लोवेस्ट इन पास्ट ईयर्स। उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बोलना आसान है, हो तो रहा ही है। पीसीपीएनडीटी एक्ट को धड़ल्ले से मिसयूज किया जा रहा है, और नूह जो है वो बेस्ट है सेक्स रेशियो के मामले में 928, जबकि यमुनानगर 936 है, सिरसा भी 936 है, और अगर आप बाकी उसकी बात करें तो वो बहुत मतलब पीछे रह जाते हैं। महाराष्ट्र नॉट फॉर धारावी रिहेबिलिटेशन, एक 256 एकड़ का जो सॉल्ट पैन है, लैंड जो है इट इज फ्री फ्रॉम इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स एंड सेफ फॉर डेवलपमेंट। तो यानी अगर ये हो पाता है तो अपने आप में ये एक पॉजिटिव और अपने आप में लैंडमार्क डेवलपमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन होगा।
हमने पहले भी बात की है। ट्रम्प ट्रम्प ब्लिंक नहीं किया है ट्रम्प ने, और वो चाइना से फोकस करना चाहते हैं। हमने कल ही चर्चा की थी कि जो कैसे यूएस का बार्गेनिंग चिप हो सकता है ये। और टैरिफ वॉर जो अगेंस्ट बेजिंग, जैसा हमने कहा, बेजिंग अपने आप में बहुत पावरफुल है, उसके पास स्ट्रक्चरल ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसके पास बिजनेस करने का ज्यादा एक्यूमेन है। यूएस अपने स्ट्रक्चरल और डीप पेंडिंग इश्यूज को इस अचानक से नहीं कर पाएंगे। और टर्मोइल इन द बॉन्ड मार्केट, वो जो है, अगर यूएस प्रेसिडेंट ने अपने स्टॉक्स को बढ़ाने के लिए बीच में प्रमोशन किया और बाद में अचानक से सब कुछ रिपील कर दिया, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और ये भी इम्पीचमेंट का एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये एक तरीके से फ्रॉड है, एक तरीके से गलत है ये। Here is an example of a craftsman making traditional Assamese dhols ahead of Rangoli Bihu celebration at Tejpur in Sonitpur district of Assam. Festival commemorates the arrival of spring, harvest, and the beginning of Assamese year. The festivities stretch over 7 days annually, and celebration starts on 14th April. Beating of doles, rhythm, bihu songs, dances, integral part of the festivities, which I also extend to all of you, that you also have wonderful time. And let's get success by being honest, being hardworking, being punctual, being dedicated, and take up all uncomfortable zones, but with a right and rational mindset. Thank you very much for joining and learning from our courses.